Good morning, students. Myself, Dr. B.L. भादु फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बाउड़ी। आज हम बी पार्ट प्रथम में भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो ना पृथ्वी की उत्पत्ति का टॉपिक लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, बहुत से रहस्यमय क्वेश्चन इस पे हैं। तो देखिए है ना, पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के यानी 8 ग्रहों के साथ लगभग 400 से 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। ग्रहों की उत्पत्ति किसी अन्य बड़े तारों से हुई जो सूर्य से भी बड़ा था। वैसे हिंदू धार्मिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी एक सुनहरा अंडा है जो कछुए की पीठ पर रखी हुई है। इसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पोलिनेशियाई मत है कि पृथ्वी समुद्र में तैरता हुआ एक अंडा है। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा 1749 में किया गया। इसके बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ना। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाली तारों की संख्या के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक तारक परिकल्पना, द्वितारक परिकल्पना और आधुनिक, है ना। इसको बोलते हैं, एक तारक को अद्वैतवाद कहते हैं। इस परिकल्पना अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक तारे से मानी जाती है ना। इस तरह से द्वितारक या द्वैतवादी परिकल्पना कहती हैं कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। तो ऐसे कौन कौन से जो सिद्धांत हैं या परिकल्पना है जो एक तारक हैं, द्वितारक हैं, आधुनिक हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया एक तारक परिकल्पना को मानने वाले विद्वान, है ना। तो एक तो इसमें आता है एक तारक को मानने वाले कास्ते द बफन की पुच्छल तारा परिकल्पना, है ना। दूसरी कांट की वावी राशि परिकल्पना। तीसरी लाप्लास की न्यारिका परिकल्पना। चौथी लॉकियर की उल्का पिंड परिकल्पना, है ना। इसी तरह से एक और है वॉन वाइजेकर की निहारिका परिकल्पना। अब द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पनाओं को मानने वाले कौन हैं? तो उसमें चैम्बरलिन या मोल्टन की ग्राणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, रॉसगन की विखंडन परिकल्पना। और इसी तरह से आजकल कोई एक तारा और 2 तारा से हट करके आधुनिक या नवीन परिकल्पनाएं भी हैं, है ना, जिनमें कुछ गैस और धूल की बादलों पर आधारित हैं। तो ऐसी आधुनिक और नवीन परिकल्पनाएं कौन सी हैं? उसमें आता है हॉयल और लिटिलटन की नवतारा परिकल्पना, ऑफवेन की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ओटो सिम्ड की अंतर तारक धुली परिकल्पना, एसी बैनर्जी का सिफिड परिकल्पना, एब जॉर्ज लेमेंतर का बिग बैंग सिद्धांत। अब देखिए, इतने सारे सिद्धांतों में अपने जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जहाँ जो प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न, उसमें एक तो पूछा जाता है मोस्टली लाप्लास की न्यारिका परिकल्पना, है ना। दूसरा इसमें पूछा जाता है जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, यानी एक तारक में तो कौन सा है? लाप्लास की न्यारी परिकल्पना। द्वै तारक में पूछा जाता है जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना, है ना, ज्वारीय परिकल्पना। और आधुनिक और नवीन में जो है ज़्यादातर ओटो सिम्ड की अंतर तारक धुली परिकल्पना को पूछा जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं पहला वापस कि भी एक तारक में बात करते हैं लाप्लास की न्यारिका परिकल्पना के बारे में। देखिए, लाप्लास थी फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिष लाप्लास ने अपनी पुस्तक विश्व व्यवस्था की व्याख्या के माध्यम से सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में 1796 में न्यारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। लाप्लास ने कांट की परिकल्पना का विस्तृत अध्ययन किया और उनकी आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कांट की परिकल्पना के संशोधित रूप को अपने विचारों का आधार बनाया। लाप्लास ने कांट की परिकल्पना के इस अंश को हटा दिया कि आद्य पदार्थों की टकराहट से उनमें ताप व गति की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, लाप्लास की न्यारिका परिकल्पना की मान्यताएं क्या है। देखिए, तो वो कहता है ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल एवं तप्त न्यारिका थी। दूसरी मान्यता है यह न्यारिका प्रारंभिक अवस्था में ही गतिशील थी। तीसरी है विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास होने से न्यारिका का आकार संकुचित होता गया। अब देखिए, लाप्लास की मूल परिकल्पना क्या है ना। तो मूल परिकल्पना ये है
कि भी उपर्युक्त जो मान्यताओं के आधार पर जो लाप्लास ने बताया है कि अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने न्यूमेरिका नाम दिया, है ना। न्यूमेरिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण उसका ऊपरी भाग शीतल होने लगा। क्या होना, शीतल होने से उसमें संकुचन हुआ और उसके आयतन में फिर धीरे धीरे कमी आई और केंद्रोपसारित बल लगा, है ना। उससे क्या हुआ कि इस तरह से जो है न्यूमेरिका है वो ठंडी सिकुड़ती गई और वो छल्ले के रूप में प्रथम हो निकल गई, नहीं। तो लाप्लास के अनुसार न्यूमेरिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला और यह एक छल्ला ही 9 छल्लों में विभाजित हो गया। ये छल्ले एक दूसरे से दूर होते गए तथा बाद में प्रत्येक छल्ला शीतल होकर ठोस 9 ग्रहों के रूप में बदल गया। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होने से ग्रह से उपग्रहों की रचना हुई और न्यूमेरिका का अवशिष्ट भाग था उससे क्या बना, सूर्य बना। अब इस परिकल्पना के पक्ष में क्या प्रमाण है, विशेषता गुण में देखिएगा तो देखिए यह विचारधारा गति विज्ञान के नियमों के अनुकूल है। दूसरा, अंतरिक्ष में अन्य न्यूमेरिकाओं की उपस्थिति से इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तीसरा, शनि ग्रह के चारों ओर स्थित वलय इसकी पुष्टि करते हैं। चौथा, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तरल लावा इस मत की पुष्टि करता है। पांचवा, सौर मंडल के सभी ग्रहों की रचना एक जैसे तत्वों का होना इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। छठा, इस सिद्धांत के द्वारा ग्रहों का अक्ष और कक्ष पर घूमना भी स्पष्ट हो जाता है। सौर मंडल के सभी ग्रह लगभग एक ही तल और एक ही दिशा में परिभ्रमण करते हैं, है ना। अब देखिए इसकी आलोचना भी हुई न्यूमेरिका परिकल्पना की। क्या क्या आलोचना है, देखिए कि प्रारंभ में उष्ण व गतिशील न्यूमेरिका की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख लाप्लास महोदय ने नहीं किया। मोल्टन के अनुसार छल्लों के ठंडा होने से ग्रह जैसे पिंडों का बनना संभव नहीं है ना। यदि सूर्य न्यूमेरिका का शेष भाग है तो उससे और छल्ले निकलने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। इस परिकल्पना के आधार पर उपग्रहों को अपने ग्रहों की दिशा में ही घूमना चाहिए, जबकि शनि व बृहस्पति के उपग्रह इनके विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। न्यूमेरिका से 9 छल्ले ही क्यों अलग हुए, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। न्यूमेरिका से अलग हुए छल्ले संगठित होकर एक ठोस ग्रह के रूप में नहीं बदल सकते, बल्कि छल्ला कई टुकड़ों में टूट जाएगा। कुछ भूगोलवेताओं की मान्यता है कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में ठोस थी, अतः वे लाप्लास की परिकल्पना की आलोचना करते हैं, है ना। यह परिकल्पना ग्रहों के आकार के अनुपात को स्पष्ट नहीं करती और सूर्य व ग्रहों के मध्य कोणीय संवेग के वितरण में अंतर को स्पष्ट करने में भी लाप्लास की परिकल्पना क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ी थी कौन सी, लाप्लास की न्यूमेरिका परिकल्पना। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना में संशोधन जेफरीज नामक भूगोलवेता द्वारा 1929 में किया गया, जिससे इसका महत्व बढ़ गया, है ना। वर्तमान समय में विभिन्न परिकल्पनाओं के साथ इस परिकल्पना को अधिक मान्यता है। देखिए जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की क्या मान्यता है। देखिए सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य और उसके साथी तारे के सहयोग से हुई। दूसरा, प्रारंभ में सूर्य गैस का बहुत बड़ा गोला था। तीसरा, सूर्य अपनी जगह स्थिर था और उसके केंद्र पर ही घूम रहा था। चौथा, सूर्य का साथी तारा एक निश्चित मार्ग के सहारे सूर्य की ओर बढ़ा और साथी तारे का आकार एवं आयतन सूर्य से काफी बड़ा और अधिक था। साथी तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य का बाह्य भाग ज्वार उत्पन्न हुआ, यानी कि फिलामेंट। अब देखिए इसकी जो मूल परिकल्पना है उसके अनुसार सूर्य के सिगार के रूप में पहले तो क्या हुआ, फिलामेंट का अलग हुआ, यानी ये फिलामेंट सूर्य के चारों ओर क्या करने लगा, चक्र लगा गया और फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, है ना। यानी फिलामेंट की ध्रुव राशि द्रव्य राशि से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गांठें पड़ गई और ये गांठें ठोस होकर ग्रहों के रूप में बदल गई। ठीक है, और ज्वारीय प्रभाव से निकला फिलामेंट दोनों किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो गए। इस प्रकार बीच में सबसे बड़ा ग्रह बना और किनारों की ओर क्रम से छोटे ग्रह बने। ठीक इसी प्रकार सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ग्रहों से उपग्रह बने और ग्रहों की द्रव राशि पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो लघु ज्वारीय फिलामेंट उत्पन्न हुआ उससे उपग्रहों की उत्पत्ति हुई।
अब देखिए इसकी परिकल्पना की विशेषता क्या है। जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना की कुछ विशेषता बताइए। जैसे ग्रहों का क्रम तथा आकार सिगार की आकृति से निर्धारित होता है। उपग्रहों का क्रम भी सिगार आकृति द्वारा ही निर्धारित होता है ना। उपग्रहों की रचना तथा आकार ज्वारीय सिद्धांत को पुष्ट करती हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर सूर्य कक्ष की ओर झुकाव, निसृप्त वायवीय पदार्थ का आकार, सूर्य की ध्रुव अवस्था, सेलों की आयु सिद्धांत के अनुकूल, है ना। अब इसकी आलोचना देखिए। जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना की कुछ आलोचना देखिएगा, है नी। क्या क्या आलोचना है? तो तारों की दूरियां अधिक बताई गई, ये सही नहीं है। विशालकाय तारा कहाँ चला गया? जेम्स जेन्स महोदय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सौरमंडल के अधिकतम विस्तार का स्पष्टीकरण संभव नहीं है। फिलामेंट का ग्रहों के रूप में परिणित होना संभव नहीं है। कोणीय संवेग के स्पष्टीकरण की क्षमता भी नहीं है इसमें। सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थता प्रमाणित भी से नहीं होती। तो इस तरह से जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी। अब हम जो एक आधुनिक और नवीन जो सिद्धांत पर चलते हैं वो है ओटो सिम्ड की अंतरतारक दूरी परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, है ना। तो देखिए प्रसिद्ध रूसी विद्वान ओटो सिम्ड ने सन 1943 में जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना को गलत बताते हुए कांट एवं लाप्लांस के विचारों को आधार मानकर सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में एक नवीन मत प्रतिपादित किया, जिसे अंतरतालक दूली परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत की मान्यता क्या है देखिए। तो अंतरिक्ष में गैस एवं अंतरतारक धूलि कणों के बादल मौजूद थे। सूर्य धूलि कणों के पास से गुजरा तो वे आकर्षण के प्रभाव से घनीभूत हो गए और ग्रहों के रूप में बदल गए। ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया में 3 प्रेरक कारक रहे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कार्य, यांत्रिक ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण और भौतिक रासायनिक शक्तियाँ। अब मूल परिकल्पना देखिए। ओटो सिम्ड के अनुसार प्रारंभ में जब सूर्य आकाश गंगा के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के समीप होकर गुजर रहा था तो उसने कुछ गैस व धूलकण अपनी ओर आकर्षित कर लिए। यह गैस धूलकण मेघ के आवरण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए घनीभूत होकर संगठित हो गए। प्रारंभ में इस मेघ के भिन्न भिन्न आकार के कण एक झुंड के रूप में सूर्य का चक्र अव्यवस्थित रूप से लगा रहे थे। इनके मार्ग भी पृथक पृथक और अनिश्चित थे। इनके बाद ग्रहों की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई। नंबर 1, विशाल चपटी तस्त्री का निर्माण हुआ, है ना। फिर नंबर 2, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। तीसरा, ग्रहों का निर्माण हुआ। और चौथा, उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब इस जो है सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? तो देखिए यह सिद्धांत ग्रहों के समकालीन होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। सौरमंडल के ग्रहों को ये 2 भागों में बांटता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ये भी सही है। और इस परिकल्पना से कोणीय संवेग के वितरण में विसंगति का स्पष्टीकरण भी मिल जाता है, क्योंकि सूर्य और ग्रहों की रचना भिन्न परिस्थितियों व घटकों से हुई। इसके स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर सिम्ड ने प्रमाणित किया कि जिस ग्रह के ग्रह पथ की अर्धव्यास जितनी ही कम होगी उसका कोणीय आवेग भी उतना ही कम होगा। इस परिकल्पना द्वारा विभिन्न ग्रहों के द्रव्यमान के वितरण की भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। ग्रहों का परिक्रमा पथ वर्ताकार होने का स्पष्टीकरण सिम्ड के अनुसार ग्रहों के घूमने का मार्ग वर्ताकार होना स्वाभाविक है और ग्रहों के बीच की दूरियों का स्पष्टीकरण भी सिद्ध कर दिया। अब देखिए ओटो सिम्ड की अंतरतारक धूलि परिकल्पना की कुछ आलोचना है। नंबर 1, है ना, ब्रह्मांड में धूलि एवं गैस बादलों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कोई संतोषजनक उत्तर ओटो सिम्ड द्वारा नहीं दिया गया, सिद्धांत में नहीं दिया गया। दूसरा, सेनोफ्रोव ने स्पष्ट किया कि अंतरिक्ष में तारों की अधिक दूरी के कारण सूर्य तथा गैस एवं धूलिकणों के बादलों को आकर्षित करना तर्कसंगत नहीं लगता, है ना। तीसरा, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की प्रारंभिक अवस्था शीतल एवं ठोस थी। अधिकांश भूगर्भवेत्ता इस मत से सहमत नहीं है। और चौथी आलोचना है, आकाशीय नक्षत्रों के बीच में बहुत दूरी होने पर भी बादल सूर्य की ओर आकर्षित क्यों हुए। तो इस तरह से हमने जो है इन तीनों ही भागों से एक एक परिकल्पना को लिया है। तो आप बताइए, उदाहरण बताइएगा कि कांट की वायवीय राशि परिकल्पना, है ना, कौन सी भी जो परिकल्पना है? एक तारक। ओके।
जेम्स एवं जैपरीज की ज्वारीय परिकल्पना, ये कौन सी परिकल्पना है? द्वितारक। और अंतर तारक धुली परिकल्पना किसने दी? ओटो सिम्ड ने। ओके। और एब जॉर्ज लेमेंतर का सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।